हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और आपके डाउट की सबसे पहले तो कि अपन शुरू कर देते हैं अभी, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेट है। ओके, इसको रख देते हैं और करते हैं अपन शुरू। क्या हो रहा है ये? कोई दिक्कत नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? ये अपन क्वेश्चन कर रहे थे। कल स्टोरेज फुल हो गया था तो बीच में कट गया था। किसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा? तो अगर आप इसका देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। एमओटी से निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? आपको टेबल याद करा रखी थी मैंने। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और 18 का हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ये तो फिक्स आ गया। और इसका भी अगर आप देखोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। और H2 माइनस का करोगे ना तो H2 माइनस के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने होते हैं? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होता है 1, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव का 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब इस टाइप का जब भी आएगा ना तो आप उसको फिल करके देखना पड़ेगा। तो सिग्मा 1s², फिर सिग्मा स्टार 1s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे ही भरोगे, है ना। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है ये बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट में आ गया, मतलब कि फ्रैक्शनल आ गया। फ्लोरीन का भी अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा? फ्लोरीन का चेक करोगे तो 9 दूनी 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0। ओके, तो इस टाइप से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। फ्रैक्शनल किसका था? H2 माइनस का। ओके, अगला है AgNO3 स्ट्रांगली हीटेड द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म। अपन क्या कर रहे हैं? AgNO3 को हीट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? पी ब्लॉक में आपको समझाया भी था। क्या मिलेगा? यहाँ NO2 भी मिलेगा। देखो इसमें होता क्या है कि हीट करोगे ना तो पहले बनेगा, किसी भी नाइट्रेट को हीट करते ना तो बनता है AgN, उसका मेटल का ऑक्साइड और साथ में NO2। बट Ag का जो ऑक्साइड होता है ना वो खुद अनस्टेबल होता है, तो फिर से ब्रेक हो जाएगा Ag+ में और O2 में, और NO2 तो पहले बन ही चुका है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है लीस्ट थर्मल स्टेबल कौन सा होगा? तो इसमें अगर आप देखते हो कार्बोनेट में तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो जो सबसे टॉप पे होगा वो होगा लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, करेक्ट कौन सा नहीं है? बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 3 होता है, आपको पता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। कैसे? इसके इलेक्ट्रॉन 14 है, इसके इलेक्ट्रॉन 13 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ N2+ की ज़्यादा सही होगी। तो ये बात तो सही है। अगला क्या पूछता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे कितना आ गए इलेक्ट्रॉन? इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 15, तो 2.5 हो गया। ये वाला भी सही बात है, ये भी ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। तो फिर क्या रहेगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल O2 की ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, तो ये इनकरेक्ट दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है BCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर द ट्रांजिशन स्टेट हाइड्रोलाइसिस। देखो यहाँ पे आपका जो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। तो पहले इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, फिर उसका करवाना आपको ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा नहीं है कि इन दोनों का डायरेक्ट आप बता दोगे, नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ये आपका। इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको बताना है कि देखो आपको बताया था D4 है और लो स्पिन है, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पहले देखो, पहले वाला का मैं सबका पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाते हैं। D4 है तो आपको पता है पहले ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 ऑर्बिटल।
उसमें 3 ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल में टूट जाता है। नीचे वाले को T2G बोलते हैं, ऊपर वाले को EG बोलते हैं। पहले ऑप्शन में D4 है, ठीक है, D4 है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और लो स्पिन है। तो कैसे करोगे, 1 2 3 और चौथा लो स्पिन है मतलब नीचे ही रहेगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 2 आपके। कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73। 35 का कितना होगा आपको पता है, 36 का होता है 4, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा होगा। अब आपको पता है 3 का होता है 9, तो √8 का होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा। 25 का होता है 5, बट ये 24 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आएगा सी ऑप्शन। तो फर्स्ट का सी एक ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया। समझ में आई बात तो आपको। अगला D4 हाई स्पिन में अगर फिल करेंगे तो क्या होगा, फिल करके दिखाता हूँ। D4 हाई स्पिन, हाई स्पिन मतलब है वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऊपर। तो पहले 1 2 3 3 फिल किए, चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग मतलब सेकंड का डी। आ गया समझ में आपको, इस टाइप से करना था। अगला क्वेश्चन है, EDTA के बारे में अपने को बातें बतानी। EDTA का आप कल पढ़ाई था, इसका नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन, NS, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, यही होगा। इसमें अगर आप देखोगे तो पहली बात ये चिलेटिंग लिगेंड है, बिल्कुल चिलेटिंग लिगेंड है, पहला ऑप्शन सही है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड का मतलब होता है जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है। ये तो डेंटिसिटी चेंज नहीं करता है, ये तो हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। तो ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा, तो बी वाला इनकरेक्ट है। बी वाले को हटा दो तो आंसर आ जाएगा अपने पास में ये। और पॉलीडेंटेड लिगेंड तो है ही, क्योंकि हेक्साडेंटेड लिगेंड को पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलोगे आप, ओके। और एबिडेंटेड तो वो होते थे आपके NO वगैरह, NO2 वगैरह, जो दोनों तरफ से जुड़ सकते थे। तो डी भी नहीं होगा, ए और सी करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाम क्या है रॉन्ग है, गलत कौन सा है IUPAC के अकॉर्डिंग। अब इसमें अगर आप देखोगे तो नंबरिंग किधर से करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, फिर नंबरिंग की, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल सके। ट्रिपल और डबल जब दोनों होते हैं तो अपन बोलते हैं डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। तो ये वाला तो सही है। अगला क्वेश्चन देखोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे, फिर नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो ये वाला भी सही, सेकंड भी सही है। इसमें अगर आप देखोगे पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 पे आता मिथाइल, इधर से कर रहे हो 1 2 3 पे आ रहा इथाइल, इधर से करते तो क्या आता 1 2 3 पे आ रहा था कौन, मिथाइल, और ये आ रहा है इथाइल। जब दोनों साइड से अब नंबरिंग शुरू करोगे तो ग्रुप 3 पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो पहला आता है ना वो नेमिंग सही होगी। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ई वाले की नंबरिंग सही होगी। तो ये वाला भी सही है, तो आंसर यही आएगा फोर्थ वाला। कैसे होगा, आप बोलोगे ये कैसे भैया, इसमें भी तो ई वाले इधर ऐसे किए, नहीं। इसका अगर आप इसको ओपन करके देखोगे ना तो CH3, इथाइल को ओपन करके देखो, CH2 CH3, इथाइल ऐसे होगा, फिर CH, नीचे मिथाइल CH3 और इधर CH3। तो इसकी लॉन्गेस्ट चैन तो ये होगी ना, ये होगी, और नंबरिंग अब इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, ये इसकी करेक्ट नंबरिंग होगी। तो आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जेड और ई के लिए अपन ने क्या बोला था, पहले प्रोबेबिलिटी चेक करोगे। इसको इस कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन प्रोबेबिलिटी होगी, इधर भी कार्बन की प्रोबेबिलिटी होगी, और जब सेम साइड होंगे तो उसको बोलेंगे जेड। क्या बोलेंगे, जेड। यही आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन अपने पास में। प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं ना, एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, कौन हायर प्रोबेबिलिटी पे,
हायर प्रोबेबिलिटी पे आएगा, उस पर टिक लगाएंगे। अभी हायर वायर वाले ग्रुप अगर सेम साइड आते हैं तो जेड होता है, अपोजिट आ जाते हैं तो ई होता है। तो ये तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो मैंने 5 चेक करवा दिया आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है आपको पता है, CH2 OH। इसका अगर अपन वो गॉसे वाला बनाए ना, वो जो अपन बातें करते हैं कन्फर्मर, तो इसमें क्या होगा, एक मिनट ना, OH H, फिर ऐसे होगा, फिर एक ही होगा OH H और H। इसको मैं ग्रीन से बना दूँ, ग्रीन का मतलब है पीछे वाला, ठीक है, और रेड का मतलब है आगे वाला, OH H और H, ठीक है। अब इसमें क्या होता था आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं गॉसे। हालांकि हमेशा कौन ज़्यादा स्टेबल होता है कन्फर्मर में, एंटी वाला स्टेबल होता है, बट यहाँ पर ये गॉसे वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। रीज़न क्या होता है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और भी सिखाया था, ऐसे 3 ही क्वेश्चन आते हैं। एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला आता है जो आपको पहले ऊपर करवा दिया, एक ये आता है इथाइलिन ग्लाइकोल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आज आप 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे आई थिंक, और उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CH3 इज मोर स्टेबल देन, मतलब ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ आप देखोगे इसका सीधी सी बात है, बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस है, तो आप H इफेक्ट देखोगे, ठीक है। अब ये H इफेक्ट में अगर आप देखोगे हाइपर कंजुगेशन में H इफेक्ट में, तो मैंने आपको कल लिखाया था कि एक तो होता है आई इफेक्ट का ऑर्डर। आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं तो CH3 का सबसे कम होता है, फिर CD3 का होता है, और CT3 का सबसे ज़्यादा होता है। ये आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। और जब H इफेक्ट की बात करते हैं तो CH3 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर CD3 का, और फिर CT3 का सबसे कम होता है। H इफेक्ट कब देखेंगे, जब रेजोनेंस होगा। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन का, H इफेक्ट देखेंगे, ये CD3 का H इफेक्ट कम लगेगा, CH3 का H इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, तो CD3 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। सही बात है। तो पहला वाला ऑप्शन स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, इसने तो CD3 वाले को स्टेबल ज़्यादा बताया, जबकि CD3 का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट H इफेक्ट कम लगेगा तो वो लेस स्टेबल होगा, मोर स्टेबल तो नहीं होगा। अगला सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CD3 ग्रुप इज मोर देन। ये बात तो सही है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर तो हमने भी लिखा है कि CD3 का ज़्यादा होता है CH3 से, बट ऊपर वाले में प्लस इफेक्ट थोड़ी लग रहा है, ऊपर वाले में तो प्लस H इफेक्ट लग रहा है। ओके, रेजोनेंस है तो H लगाओ, और रेजोनेंस नहीं है तो आई इफेक्ट लगाओ, तो वहाँ ऊपर H लगा और नीचे सिंपल आई ऑर्डर का पूछा, तो इसका आंसर जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है और सेकंड वाला ट्रू है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। ओके, अगला इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर पूछिए। भाई मैंने आपको जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई थी GOC1 में, तो मैंने आपको पहले बहुत सारे एसिड आपको नंबर वाइज लिख के दिखाए थे। तो मैंने बताया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है ना वो सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजील सल्फोनिक एसिड होता है। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो फिक्स एकदम पैटर्न में लिखा के आपको बताया था कि ये तो आपको याद ही करना है, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में अगर आप बात करते हो एलिफेटिक और एरोमेटिक में से, तो मैंने ये भी लिखाया था आपको कि एलिफेटिक वाला पीछे आता है, एरोमेटिक वाला आगे आता है। बताया था कि नहीं बताया था, एक फिक्स ऑर्डर लिखाया था GOC फर्स्ट में लिखाया था, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में से ये फिक्स ऑर्डर होता है, फिनॉल आगे आता है और फिर आता है अल्कोहल। फिक्स ऑर्डर लिखाया था एक पूरा, आप याद करो, उसी ऑर्डर पे क्वेश्चन है। तो फिनॉल और एसिड में से अगर कंपेयर करोगे तो एसिड ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये तो आपका फेमस क्वेश्चन, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। NCERT पूरा एक पेज खराब करती है। मैंने भी GOC फर्स्ट पढ़ाया था, तब आपका एक पूरा 5 मिनट इस पर डिस्कशन किया था कि होना कौन ज़्यादा चाहिए था, ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा, ये हाइड्रोजन
अवेलेबल नहीं होगा। जब हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो ये फिनॉल किसी को हाइड्रोजन दे नहीं पाएगा आसानी से। जब नहीं दे पाएगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब भी यही होता है कि कौन हाइड्रोजन दे पाता है। तो ये तो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है मतलब ये कम हाइड्रोजन कम है। हालांकि अगर आप -m से देखोगे ना तो माइनस, इसका भी -m लग रहा है, इसका भी -m लग रहा है। इस वाले में डिस्टेंस कम है तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था, बट कम एसिडिक है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी? एक ही मॉलिक्यूल में हो रही है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी में अगर आपको कुछ नहीं आता तो सबको हाइड्रोजन दे दो, दे दिया हाइड्रोजन। अब उनका आप क्या करो, एसिडिक स्ट्रेंथ लगा दो और उसका उल्टा कर दो। एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा या फिर बेसिक स्ट्रेंथ का सीधा ही होता है। ये क्या हो गया? अभी अपन ने एक ऑर्डर देखा था, यह वाला, यही वाला यहाँ काम आने वाला है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो पहले आ रहा है, एक तो है फिनॉल, एक है आपके पास में हाइड्रोकार्बन, एक है अल्कोहल, एक है एसिड। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? पहले मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालता हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सी वाला होगा, अभी ऊपर ऑर्डर लिखाया था। उसके बाद में बी वाला, उसके बाद में ए वाला, सबसे कम डी वाला। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाओगे ना तो इसका उल्टा कर दोगे, सी वाला सबसे कम होगा। अब क्या होगा? सी वाला सबसे पीछे रहेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा। और डी वाला सबसे आगे रहेगा, सी वाला सबसे पीछे और डी वाला सबसे आगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी पे भी मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, बट यहाँ यही क्वेश्चन है सिंपल सा। जब भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछे, कुछ मीडियम नहीं दे, तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो, उसका उल्टा कर दो, वही आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। चलो, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देगा? क्या बोला? नहीं देगा। तो फ्रीडेल क्राफ्ट कोई भी ग्रुप जिसमें -m लग रहा हो नहीं देता है। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि NH2 नहीं देता है। क्यों? AlCl3 लेते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में काम में, वो एसिड की तरह काम करता है। NH2 जो होता है बेस की तरह काम करता है। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडेल क्राफ्ट नहीं दिखाई जाएगी। तो इसका लग रहा है -m, इसका भी लग रहा है -m, और ये आ गया आपका NH2 ग्रुप। तो ये तीनों के तीनों आपके फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। ऐसा मैंने आपको कम से कम 20 कंपाउंड लिख करके बताया था जब GOC2 पढ़ाई थी। क्या कंसेप्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट का? -m वाले ग्रुप कभी भी फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। और अभी 2 दिन पहले ये क्वेश्चन लगाया था कि नाइट्रोबेंजीन को फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह काम में ले सकते हैं। तो -m वाले ग्रुप फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, इसीलिए उन लोगों को अपन सॉल्वेंट की तरह काम में ले सकते हैं, ना। बट NH2 को सॉल्वेंट की तरफ भी काम में नहीं ले सकते। रीज़न क्या है? वो लेविस एसिड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा। अपन करवाने क्या जा रहे थे और ये क्या कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीकार्बोक्सिलेटेड रैपिडली। आपको क्या करना है कि किसमें से COOH आसानी से हट सकता है। तो COO हटाने के बाद में क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। NCERT 11th में एक रिएक्शन है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो नेगेटिव बनता है। तो आप इसका नेगेटिव बना के देखो तो आपको पता लग जाएगा कौन सा नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है। जो नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है वो वाला आसानी से बनेगा। आसानी से बनेगा मतलब रैपिडली होगा, ठीक है। अब इनमें आप देखिए कौन सा वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो पाई, सिग्मा और नेगेटिव में रेजोनेंस हो रहा है, थर्ड आंसर जाएगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, सो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो आसानी से बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है व्हेन ट्रीटेड विथ O3। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब CH3CHO, इसको ट्रीटेड करना है। नहीं, एक एल्कीन है, एल्कीन है मतलब X है, उसको उसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं ना तो आपको मिलता है एक तो एसीटोन CH3 C+O और CH3, और एक मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड CH3CO और हाइड्रोजन, ये बनता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने 2-3 दिन पहले भी किया था कि जब भी आपको प्रोडक्ट दे दे, आपको क्या कर दे? प्रोडक्ट दे दे और आपसे पूछ ले कि इसका रिएक्टेंट क्या था, तो आप क्या करोगे ओजोनोलाइसिस में?
ओजोन लाइसिस में आप करते हो सिंपल इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देते हो आप, सॉरी डबल बॉन्ड बना देते हो। क्या करते हो? डबल बॉन्ड बना देते हो। तो क्या होगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। यही तरीका बताया था आपको। क्या करना है अपने को? दोनों मॉलिक्यूल को लिख लेना है, उनके बीच जहाँ भी डबल बॉन्ड है उनको आपस में चिपका दो। चिपका दिया, ओके, ठीक है। ये कार्बन और ये कार्बन, इनको आपस में, इस पेड़ के पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को हटा दो और इनको चिपका दो। अब इसका आप नाम लिख ही सकते हो, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन गई। उसके बाद नंबरिंग आप शुरू करोगे 1 2 3 4। तो क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटीन, 2 मिथाइल, और ये क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड था। फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब होता है सिंपल CH2। ये नहीं होगा, ओके। एक ही कार्बन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब, ठीक है। तो CH2। तो लॉन्ग, अब आप क्या करोगे? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ये हो जाएगा आपका। नंबरिंग इधर से 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन, ओके। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH2O। वो एसिटाल्डिहाइड लिख दिया था मैंने गलती से, कंसेप्ट वही है। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये आपको बताना है, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप होगा शायद, हाँ। अब आप देखो, थर्ड वाले को चेक कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्यों, क्या कारण है? इसमें देखोगे ना, ये OCH3, ये है ईथर, क्या है? ईथर। और ये क्या है? फिनॉल। जबकि इन दोनों के फॉर्मूले देखोगे तो सेम है। एक में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप फिनॉल है। तो ये क्या हो गया आपस में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो 3 का क्या हो जाएगा? Q। 3 का क्या होना चाहिए? Q। बहुत सारे ऑप्शन में 3 का Q, ठीक है। बढ़े आगे। उसके बाद में इनमें देखो क्या है, इसमें OH3 3 नंबर कार्बन पे लगा था, और इसमें OH फिनॉल 2 नंबर कार्बन पे लगा है। फिनॉल की पोजीशन, अल्कोहल की पोजीशन चेंज हो गई, हुई कि नहीं हुई? सेलेक्टिव चेन पहले भी 3 कार्बन की थी, अभी भी 3 कार्बन की है, लेकिन पहले ये 1 नंबर पे था, अब ये 2 नंबर पे है। तो OH की पोजीशन चेंज हो गई, तो क्या हो गई? 4 का होगा S। तो आंसर आ गया आपके पास में थर्ड ऑप्शन, आ गया आसानी से। अगला क्वेश्चन है, आपको CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है, रेड हॉट ट्यूब दिया। रेड हॉट ट्यूब की एक ही फेमस रिएक्शन है NCERT में, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और रेड हॉट ट्यूब में गर्म करते हैं, तो आपके पास में बेंजीन बनती है। बनती है बेंजीन या नहीं बनती है? बिल्कुल बेंजीन बनती है। देखो NCERT में दिया है, बेंजीन बन गई। बेंजीन का अगला है Cl2 और AlCl3 के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब कि ये तो बेंजीन का हेलोजिनेशन है, हो जाएगा हेलोजिनेशन। इसमें अपने लास्ट में D क्या बनेगा वो पूछा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल बेंजीन के ऊपर में क्लोरीन लग जाएगा, लग गया। उसके बाद में ये B बन गया आपका। B का रिएक्शन Mg से करवाना है, तो जैसे ही आप Mg से रिएक्शन कराओगे तो ये ग्रिग्नाइट रिएजेंट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? MgCl, RMgX बन गया। ये कौन बन गया आपका? C वाला। उसके बाद में इसके ऊपर पानी फेंकते हैं। याद रखो, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ग्रिग्नाइट रिएजेंट के ऊपर में कोई भी ऐसा ला करके पटक दो जो हाइड्रोजन दे सकता है, H+ दे सकता है, तो सीधी वहाँ पे एल्कीन बन जाती है। क्या बन जाती है? एल्कीन। तो MgCl ऊपर से हट जाएगा और नीचे बन जाएगा वापस से बेंजीन। क्या बन गया? वापस से बेंजीन बन गया। बढ़े आगे, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व साइक्लिक रिएक्शन इंटरमीडिएट? देखो, साइक्लिक रिएक्शन किस में नहीं बनता है? आपको पता है, जब अपन एल्कीन के ऊपर में HBr का रिएक्शन करवाते थे, याद करो, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन हो गया, HOCl हो गया, NOCl हो गया, इन सब में साइक्लिक रिंग बनेगी, बनेगी रिंग। लेकिन इसमें नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें आप सिंपल, आप ऐसा करो, इसमें कार्बोकेटाइन और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ब्रेक करके देख लो। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है, इन सब रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल के पास, तीनों के पास में लॉन पेयर है, लेकिन चौथे वाले में इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं है। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं होता है,
तो वहाँ चैन का रिंग या चैन का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइक्लिक रिएक्शन नहीं होती है। ओके, क्या कंडीशन होती है? इलेक्ट्रोफाइल के पास में लॉन पेयर नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बोलता है कोई एक सैंपल दे दिया है, वो 50% प्योर है, ठीक है, 50% प्योर है, और उससे क्या हो रहा है, MgCO3 ऑन हीटिंग विल गिव 20 किलोग्राम MgO। तो अब इस रिएक्शन को मैं आपको करवाते हैं। MgCO3 को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही मिलेगा। ये बैलेंस रिएक्शन है, हर कोई जानता है, 10th क्लास में पढ़ते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिबन जलाते हैं तो क्या होता है, इस टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ करता था, हर कोई जानता है इस रिएक्शन को। इस रिएक्शन का मतलब क्या है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। इसका मैग्नीशियम कार्बोनेट का 1 मोल अगर आप डिकम्पोज करोगे तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो पहले इसके मोल और इसके मोल बराबर मिल रहे हैं, ये समझ में आ गई बात। अपने को मिल क्या रहा है, 20 किलोग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है 20 kg। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा तो होगा नहीं कि 20 किलोग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट ये वेट में नहीं चलता है, वेट में नहीं चलता है, तो ये किस में चलता है, मोल में चलता है। 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका बनेगा। तो निकाल देते हैं, इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका वेट तो पता करना है, वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, MgCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो आसानी से। इसका होता है 84, कितना होता है 84। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना होता है, आप आसानी से निकाल सकते हो। मैग्नीशियम का कितना होता है 12 दूना 24 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा 40। ये कितना बन रहा है 20 किलोग्राम। 20 किलो को अभी हटाई दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राम भी लिख दो क्योंकि ऑप्शन में सब में ग्राम किलोग्राम है। 20 किलोग्राम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 20 बटे इसका मॉलिक्यूलर वेट 40। अब अगर एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा 20/40 यानी 1/2, 1/2 इंटू 84 कितना हो जाएगा 42। तो 42 kg आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। कैसा, तब जा कर के 20 किलोग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो आंसर 42 जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना सैंपल इम्प्योर है 50%। ये तो प्योर है कि जो आप यहाँ से कैलकुलेट करते हो ना, हमेशा ध्यान रखो, जो भी आप रिएक्शन में रख करके कैलकुलेट करते हो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। तो ये तो प्योर है, इतनी की इसमें कितना परसेंट इम्प्योरिटी है, 50% इम्प्योरिटी होनी चाहिए, मतलब इतना का इतना इम्प्योरिटी भी होनी चाहिए। तो सैंपल कितना होना चाहिए था 84 किलोग्राम। सैंपल कितना होना चाहिए था 84 किलोग्राम। पहले आप क्या करोगे, आप प्योर की कैलकुलेशन कर लोगे, फिर उसमें ऐड करनी है इम्प्योरिटी। ओके, तो सैंपल का वेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम आयन। वैसे अपन पहले एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी आपको पता होती है -13.6 Z² अपॉन N²। होता है कि फॉर्मूला नहीं होता है, बिल्कुल। तो अपन एनर्जी निकाल देते हैं, एनर्जी का निकालेंगे तो कितना होगा -13.6 इंटू Z²। जेड कितना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 है, 4 आता जेड इसके लिए, जेड कितना आया 4 का स्क्वायर। और बोल रहा है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=3। कितना, n=3, तो इसका n=3 का स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 13.6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो आप 16 से, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास में कितनी चीज़ आएगी, आपके पास में आएगी 24, ठीक है। तो 24 क्या आई आपके पास में, ये आई है एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 2 टाइम ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। और टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होते हैं, याद करो, ये रिलेशन होता था जो आप फिजिक्स में भी याद रखते हो और केमिस्ट्री में भी याद रखते हो। पहले आप टोटल एनर्जी ये जो निकाले ना, ये टोटल एनर्जी निकाले, तो ये जो निकली ना एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होती है फॉर्मूले से जो निकालते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी तो इसकी डबल कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी
24 की दुगनी कितनी हो जाएगी? 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे आंसर, अच्छा क्वेश्चन था। ओके आगे बढ़ते हैं। PS3 आप कैसे बना सकते हो? तो एक तो आपको पता है वाइट फॉस्फोरस से बनता है PS3, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT में जाओ एक बार आप, ये रिएक्शन आपको मिलेगी। S3PO4 S3PO3 को हीट करते हो तो आपको मिल जाता है। ओके मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, मेरे पास हैंडबुक है। पता नहीं आज कहाँ रख दी, नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। आप NCERT ओपन करो, NCERT में PS3 बनाने के 3 मेथड है। एक तो वाइट फॉस्फोरस से बनता है, एक S3PO3 से बनता है और एक कैल्शियम फॉस्फाइड से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एसिड विच कंटेन परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज आपको पता है किस में होती थी? 28 वाले में होती थी, याद करो। परऑक्सी लिंकेज मतलब सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है परऑक्सी लिंकेज। तो बताओ 27 वाले में क्या होगी? 27 वाले में होगी SOS यूनिट होगी। 25 वाले में क्या होगी? 25 वाले, ये 25 वाला नहीं है, ये H2SO5 है। तो इसमें भी परऑक्सी लिंकेज होती है SOOS, बट इसमें अगला S नहीं होगा। और इसमें क्या होता है? SS यूनिट होती है। कौन सी यूनिट किसमें होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ तो परऑक्सी लिंकेज पूछा था। अगला है, किसको हीट करोगे तो N2 गैस मिलेगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओके बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, C2H4 इज XY इन प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल? कार्बन कार्बन, फिर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, एक ही प्लेन में है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो sp2 ओवरलैपिंग तो पॉसिबल है। sp2 ये वाला sp2 हो गया, और इस हाइड्रोजन को देखोगे तो इसमें s है s, इसमें क्या है? इसमें s ऑर्बिटल है। तो sp2 और s ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, एक ही प्लेन में, तो y पॉसिबल है बट z पॉसिबल नहीं होगा। अपने को यही बोला है कि नॉट पॉसिबल। अगला क्वेश्चन, कौन सा फिजिबल रिएक्शन नहीं है? नॉट अ फिजिबल रिएक्शन। ठीक है, देखो सिलिकॉन BF4 माइनस नेगेटिव बनता है, NH4 प्लस भी बनता है, लेकिन ये वाला नहीं बनता, क्योंकि ये इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के लिए पास में बोरॉन के पास में एक लॉन पेयर होना चाहिए था, लेकिन बोरॉन के पास लॉन पेयर नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ लॉन पेयर। बी इसके पास लॉन पेयर नहीं है। अब मैं आपको NH3 से बनाना सिखाता हूँ। NH3 ऐसे होता है NH3 ऐसे, इसके पास एक लॉन पेयर होता है, फिर इसके पास में एक कोई प्रोटॉन आता है भूखा नंगा सा बिल्कुल, और बोलता है अपने लॉन पेयर मुझे दे दो। तो ये लॉन पेयर इसको देता है, तब जाके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ तो लॉन पेयर है, बट BH3 के पास में बोरॉन में नहीं है लॉन पेयर, तो ये वाला नहीं पॉसिबल होगा। अगला, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, फिर से ये आ गया आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करूँ तो कार्बन फैमिली में 2 कार्बन काशी गए संत प्रभु, इस टाइप की रिएक्शन थी। +4 में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले ज़्यादा स्टेबल होता है, और एक होती +2 वाली काशी गए संत प्रभु, ये होती +2 वाली। +2 वाली में स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, सबके ऊपर +2 है। तो अगर आप 10 में देखोगे, 10 में कौन स्टेबल होगा? +4 स्टेबल होगा। ठीक है,
लेकिन टिन और लेड में भी देखोगे तो लेड नीचे है, तो नीचे वाला और ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये वाला तो बिल्कुल परफेक्ट है। और लेड में अगर आप देखोगे तो लेड नीचे है, तो उसमें +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। +4 किस में होता है? +4 तो ऊपर वालों में स्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, फिक्स ऑर्डर आपको बता ही दिया है। और अगर एक तो यही है +4 में देखोगे तो टिन ज़्यादा स्टेबल होगा लेड से। आई बात समझ में? फोर्थ ऑप्शन तो यही है। तो ये इनर्ट फेयर इफेक्ट का आपको ऑर्डर बहुत बार लिखा दिया, उसी में से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इनकरेक्ट है? तो अगर आप देखोगे तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए था। 2 4 और डबल बॉन्ड के 4, 8 हो गए इसके पास, सही है। 2 और ये हो गए 4, 6, 6 और 2 8, बिल्कुल सही है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके चेक करोगे 2 4 6 और 2 8, सही है। 8 इलेक्ट्रॉन हर एक के पास होने चाहिए। इसको चेक करो 2 4 6 और 2 8, बिल्कुल सही है। 4 6 और 2 8, सही है। इसको चेक करो 2 4 4 और 4 8, सही है। 2 4 और 4 8, सही है। 4 और 4 8, सही है। 2 4 और ये 2 6, तो ये वाली थर्ड वाली गलत है। इसमें देखो लास्ट वाले ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर। SN4 एंड PB4 आर आयनिक इन नेचर। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, NCERT में जाओ, प्योर NCERT में लिखा है। और ये 2018 में क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट नीट में NCERT की लाइन से। SN4 और PB4 दोनों के दोनों आयनिक होते हैं। हालांकि होने कैसे चाहिए थे? कोवेलेंट टाइप के होने चाहिए थे, बट ये आयनिक होते हैं। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और बट आप NCERT में जाइए एक बार, यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सारे के सारे MX4 टेट्राहेड्रल क्या कैसे होते हैं? कोवेलेंट। बट SNF4 एंड PB4 आयनिक नेचर के होते हैं। 2018 नीट का क्वेश्चन है, एक बार NCERT में जाइए आप और चेक कीजिए। अगला क्वेश्चन, IUPAC नाम बताना है इसका। फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ओके, तो 4 इसका ब्रोमो है, 4 ब्रोमो बेंजीन एमीन। बेंजीन एमीन भी बोल सकते हो, इसको एनिलीन भी बोल सकते हो, दोनों नाम सही है। मैंने दोनों नाम सभी क्यों दिए? क्योंकि फोर्थ ऑप्शन भी था। इसको बेंजीन एमीन बोल सकते हो, एनिलीन बोल सकते हो, दोनों सही है IUPAC में। ओके, अगला है किसका इनॉल ज़्यादा बनेगा? तो सबके पहले इनॉल बना के देखते हैं। इसका अगर इनॉल बनाओगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं, इसका होगा डबल बॉन्ड पीछे आ जाएगा, ये आ जाएगा OH और CH। देखो 99% केस में कीटो और इनॉल में से कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है। कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इनॉल से 99% में। लेकिन कहीं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, अगर रेजोनेंस आ रहा हो, तो उन कंडीशन में इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है कीटो से। ठीक है, तो इसमें सब में क्या होगा? कीटो ही ज़्यादा स्टेबल होगा। बट इसमें अगर आप देखोगे तो इसका अगर इनॉल बनाओगे, इनॉल बना के देखोगे तो क्या करते हैं? इनॉल बनाने के लिए डबल बॉन्ड को हटा करके रिंग के अंदर ले आएंगे, मतलब पास वाले कार्बन पे ले आते हैं और O को OH में कन्वर्ट कर देते हैं। यही तरीका होता है। अगर आप इसको अब देखोगे तो इसमें आपको पता लगेगा कि इसमें तो ये कैसा था? नॉन एरोमेटिक था। अब ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। रेजोनेंस आ गया, इसमें एरोमेटिक हो गया। तो जैसे ही एरोमेटिक हुआ, इनॉल ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो ये इसका आंसर जाएगा। अगला है, ये कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनिफिकेशन है। और इसमें सल्फोनिफिकेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3 होता है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है बिल्कुल। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात बताओ ना, आपके 95% तक MCQs जितने जहाँ से भी आ रहे हैं, मैंने जो पढ़ाया था ना उसमें से सॉल्व हो रहे हैं आपके। ठीक है, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया आपको, जितना मिनिमम पॉसिबल होता था वही पढ़ाया आपको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनर मोनोमर एज वेल एज डाइमर फॉर्म? ठीक है, BS3 तो प्लेनर है, लेकिन B2S6 के बारे में तो अपन जानते हैं, बनाना बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड एक जो 4 सिंपल बॉन्ड होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, और ऊपर और नीचे वाला प्लेनर नहीं होता है। लेकिन ILCL देखो, इसकी स्ट्रक्चर पहले भी मैं 2 बार आपको बता चुका हूँ। I2CL6
ठीक है। अगर आप ICl3 को देखोगे तो वो भी प्लेनर है, और I2Cl6 को देखोगे तो वो भी प्लेनर है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, बढ़ते हैं आगे। बोलता है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ देखोगे NH3 और NF3 में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और फिर लॉन इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी देखते हैं, फिर साइड एटम का साइज देखते हैं। और डायपोल मोमेंट का ऑर्डर तो कल अपन ने लास्ट में डिस्कस ही किया था। NH3 और NF3 में से NH3 का डायरेक्ट डायपोल मोमेंट ज़्यादा आया था। क्यों ज़्यादा आया था? क्योंकि NH3 में बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों की डायरेक्शन सेम साइड थी, जबकि NF3 में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो बीच वाला भी सही ही होगा। तो आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। मैक्सिमम लॉन पेयर किसके पास है? XeF4 को अपन समझते हैं इसके पास में 2 लॉन पेयर होते हैं, और ClF3 को भी जानते हैं इसके पास में 3 लॉन पेयर होते हैं। याद करो बॉन्ड अपने को Br5 में कितने लॉन पेयर होते हैं? वैसे लॉन पेयर कैलकुलेट करने का तरीका यही है। बोरॉन के पास में वैलेंस शेयर में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन ले गया, 5 कौन ले गया? फ्लोरीन ले गया, ठीक है। और उसके बाद में कितना लॉन पेयर बचेगा इसके पास में? 1 लॉन पेयर बचेगा। SF4 में कितना बचेगा? 1 लॉन पेयर। बट यहाँ ऐसा नहीं पूछा कि सेंट्रल एटम के पास में मैक्सिमम लॉन पेयर है। अपन क्या निकाल रहे हैं? सेंट्रल एटम के लॉन पेयर। अब साइड एटम के लॉन पेयर भी कैलकुलेट होंगे इसमें। तो एक हेलोजन के पास में कितने लॉन पेयर होते हैं? एक हेलोजन के पास में लॉन पेयर होते हैं 3। तो जितने ज़्यादा हेलोजन होंगे उतने ज़्यादा प्लस साइड एटम के लॉन पेयर। तो इसमें साइड एटम ज़्यादा है तो इसके टोटल लॉन पेयर ज़्यादा होंगे। अब मैंने टोटल लॉन पेयर क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि यहाँ पूछा है स्पीसीज में, मतलब टोटल लॉन पेयर के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि बोलता है कौन सा जियांट कोवैलेंट स्ट्रक्चर होती है। NCERT देखोगे SiO2 की स्ट्रक्चर दे रखी है पूरी P ब्लॉक में, एकदम सीट जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके सारे बॉन्ड कोवैलेंट होते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसे नेटवर्क बनता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऐसे पूरा नेट बना हुआ है अगर आप NCERT में जाके देखोगे तो। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द थ्योरेटिकली कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो ऑक्सीजन के फ्लोराइड सिर्फ और सिर्फ OF2 पॉसिबल है, या O2F2 पॉसिबल है। OF4 कभी पॉसिबल होता ही नहीं है, आपको पता ही होगा। अब बोल रहा है नॉन जीरो डायपोल मोमेंट किसका होगा। इसमें अगर देखोगे आपको मैंने बता रखा था कि अगर सिस वाला होता है तो उसका म्यू होता है और जीरो नहीं होता है, और ट्रांस वाले में क्या होता है, इस क्लोरीन का उधर इस क्लोरीन का इधर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और कट जाता है। इसमें भी यही हो रहा है, इस क्लोरीन का इधर इस क्लोरीन का इधर, इसका और इसका आपस में कट गया। तो अपने को नॉन जीरो वाला बताना था, किसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें इन दोनों में से अगर आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है तो आप क्या करोगे? दोनों के डायपोल मोमेंट होंगे, बट अब आप देखोगे EN से, जब आपका काम किसी से नहीं चले तो EN से, ऑक्सीजन की EN और सल्फर की EN देखोगे तो ऑक्सीजन की EN ज़्यादा है, जिसकी EN ज़्यादा तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN। ओके, अगला पोलरिटी कौन दिखाता था? फजान्स का रूल दिखाता। फजान्स का रूल कैसे देखते थे? छोटा कैटायन स्मॉल कैटायन, ऐसे ही बोलते थे, स्मॉल कैटायन और बिग एनायन, बिग एनायन। अब बिग एनायन होगा वो ज़्यादा पोलरिटी दिखाएगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, जो बड़ा होगा वो ज़्यादा पोलरिटी दिखाएगा। बोलता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किस में बराबर है? तो अगर आपको बता दूं, मैं पहले सारी स्पीसीज कैलकुलेट करके दिखाऊं, C2H6 दिखाऊं, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसमें अगर आप देखोगे तो सिग्मा कितने बॉन्ड हो गए? 3, ये 3 हाइड्रोजन वाले इधर के, 3 इधर के, 6 और 1 7। इसमें 7 सिग्मा है और 0 पाई है, बराबर तो है ही नहीं। चलो दूसरा देखें, C2H4 देखोगे, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिग्मा कितने आ गए? सिग्मा आ गए 4, तो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन आ गए हाइड्रोजन के, और एक बीच वाले का 5 सिग्मा है। पाई कितने हैं? पाई आ गए आपके पास में कितने? 1 पाई। ओके, आगे बात करें इसमें C हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसमें अगर आप चेक करोगे तो क्या होगा? इसमें चेक करोगे आप तो आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से 2 सिग्मा हो गए और बीच में 1 सिग्मा और है, तो सिग्मा कितने हो गए? 3 सिग्मा।
पाई कितने होंगे, डबल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, 2 पाई। तो आंसर वैसे क्या जाएगा, सेकंड ऑप्शन। कैलकुलेट करके देखते हैं, C2CN4। C2 का मतलब है 2 कार्बन। ओके, अब 4 CN है, इसके ऊपर में 4 CN है, तो 4 CN लगाओ आप, लगा दिए, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने बैठोगे, स्ट्रक्चर तो बनानी पड़ेगी, कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी को। तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9। कितने सिग्मा आए, 9 सिग्मा। पाई बॉन्ड कैलकुलेट करोगे अब, तो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने बैठोगे आप, तो पाई बॉन्ड यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड, एक यहाँ पे, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे आपके पास में, 4 दूनी 8 पाई बॉन्ड हो गए, 8, और एक सेंटर वाला पाई बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड। 9 ही सिग्मा है, 9 ही पाई बॉन्ड है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर इसमें बराबर होगा। अगला है आइसो स्ट्रक्चरल आपस में कौन से हैं, तो जिसके भी अगर सेंट्रल एटम देखो, इसमें अगर चेक करते हैं तो AB3 और लॉन पेयर कितना होगा, मॉलिक्यूल को ऐसे लिखते हैं, SO3 को मैं लिखता हूँ AB3, ठीक है। लॉन पेयर चेक करते हैं, सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 एक्स्ट्रा आ गए, 8 हो गए, 8 में से एक इलेक्ट्रॉन, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन ही खा गए ऑक्सीजन, तो पीछे बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर। NO3 माइनस को देखोगे तो AB3 टाइप का होगा। लॉन पेयर किससे कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव आया, तो हो गया 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन खा गया, तो लॉन पेयर 0। तो अगर ये दोनों सेम सेम नहीं आते तो ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। BF3 को चेक करोगे, AB3 है और लॉन पेयर बोरॉन फैमिली वालों के पास होता नहीं है, तो L0। NF3 में नाइट्रोजन का अपन ने कल भी चेक किया था, इसमें अगर चेक करोगे तो AB3L1 है, तो ये भी बराबर नहीं है। इन दोनों में चेक करोगे तो आप चेक करोगे, ब्रोमीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे, एक नेगेटिव का एक्स्ट्रा आ गया, 8 हो गए, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ये खा गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 कैसे खाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, AB3L1। उसके बाद में जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 6 ये खा जाएगा, 2 बचेंगे, 2 का एक लॉन पेयर बनेगा, तो ये क्या बन गए, दोनों के दोनों बराबर बन गए, AB3L1, इधर भी AB3L1। जब फॉर्मूले बराबर आ जाए, बॉन्ड पेयर, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर बराबर होने चाहिए, तो वो होते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। अगला क्वेश्चन, फॉस्फेट में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कैसे चेक करते हैं। फॉस्फोरस के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 एक्स्ट्रा आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑक्सीजन खा जाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, तो लॉन पेयर तो बनेगा नहीं, तो मॉलिक्यूल हो गया AB4L0। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा 4 + 0 4, 4 में हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3। अब आपको चेक करना है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगा, तो आप चेक करने जाओगे तो SO3-2 चेक करोगे पहले, ठीक है। तो SO3-2 चेक करोगे तो सल्फर को क्या बोलोगे, A, इसको B3, और सल्फर के लॉन पेयर कैलकुलेट करोगे तो कितने हो जाएंगे, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और एक्स्ट्रा आ गए, 8 हो गए, 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खा गया, एक लॉन पेयर बच गया, तो टोटल कितना हो गया, 4। 4 में हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। तो अपने को यही बताना था कि किस में सेम हाइब्रिडाइजेशन है, फॉस्फेट में sp3 था और इसमें सल्फाइड में भी sp3 है, ठीक है। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5 होता है। कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट, इसमें आपको बता दूं बॉन्ड MOT से ही करते हैं अभी, मैंने इसलिए बताया क्योंकि अपन पहले इसके बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। अब वो MOT वाली टेबल देखो, 15 इलेक्ट्रॉन जब भी होता, 14 का होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 15 का होगा 2.5। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, और वो भी कौन सी, इंट्रामोलिकुलर। पानी में ऐसा होता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में होती है, 2 पानी के मॉलिक्यूल के बीच में होती है, फिनॉल में भी यही होती है, तो इनमें होती है इंटरमोलिकुलर। लेकिन सैलिसिल्डिहाइड देखोगे, सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, ये CHO होता है और यहाँ पे लगा होता है OH, इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, NCERT में दे रखा है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनेगी वो इंट्रामोलिकुलर बनेगी, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 आइस के जो क्यूब होते हैं उनको अगर आप आपस में, 2 आइस के ऐसे क्यूब है, एक ये और एक ये, इनको अगर आपस में आप चिपका के रखोगे ना तो एक आइस का क्यूब बन जाएगा। इसका रीजन होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 1:1 का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल अभी अपन ने क्वेश्चन में देखे थे, ये OH NCERT में भी दे रखा है, ये आपको ये लाइन NCERT में दे रखी है और नीट 2017 में डायरेक्ट एग्जाम में आई थी, ठीक है।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब NO2 यहाँ है, और पेरोनाइट्रोफिनॉल मतलब OH और NO2 यहाँ पर है। इन दोनों को अगर सेपरेशन करना है तो इसको सेपरेशन करते हैं डिस्टिलेशन से। किससे करते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अगला है नेफ्थलीन में, नेफ्थलीन के क्रिस्टल में कौन सा फोर्सेस होगा? नेफ्थलीन में वॉन डर वाल्स फोर्सेस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता, हाइड्रोजन नहीं होता है, तो फिर सीधी सी बात है आयनिक तो आयनिक कंपाउंड में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो बात ही नहीं पड़ती, आयनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही बात है, तो वॉन डर वाल जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन नहीं सकती। अगला है बॉन्ड लेंथ की बात करनी है। बॉन्ड लेंथ ये MOT से होगा। देखो N2 का बॉन्ड ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम सेम आता है तो बॉन्ड लेंथ बराबर होती है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, इसका आएगा 2.5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसका अब आपको पता है बॉन्ड और लेंथ जो होती है ना बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5 है MOT से, तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ये वाली बात सही है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 8 ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इसमें तो कैलकुलेट नहीं करना, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, उसमें से अगले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15, इसका हो गया 2.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन करेक्ट बैठेगा, MOT से देखना था। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन होता है? तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो फ्यूजन स्टेट में और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अगला 498, BCl3 इज मोर स्टेबल देन TLCl3। अगर आप बोरॉन फैमिली देखोगे तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। वापस इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में अपन पढ़ते हैं, इसमें एक तो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट में, आपको बता चुका हूं पहले भी। एक होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप प्लस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, ठीक है। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यहाँ बोरॉन +3 है और यहाँ Tl+3 है कि नहीं है? अब बताओ आप कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? आप साफ बोलोगे भैया बोरॉन +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बोरॉन +3 है BlCl3 में, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट से देखना होगा। अगला है बोरिक एसिड इज प्रोटिक एसिड, ठीक है। बोल रहा बोरिक एसिड इज प्रोटिक एसिड। बोरिक एसिड कौन सा था? H3BO3, जिसके बारे में अपन बहुत सारी बातें कर चुके हैं कि वो खुद एक है ना H+ नहीं देता है, ठीक है, बट वो सच्चा प्रोटिक एसिड नहीं है। अपन ने बोला था ना कि बोरिक एसिड B, याद करो आप 2-3 दिन पहले पढ़ता, BOH3, ये खुद है ना H+ नहीं देता है, ये पानी से ये ऐसा करता है, पानी से H+ छीनता और बोलता लोगों को बोलता अरे मैंने H+ दिया, मैंने H+ दिया। भाई तू कितना ही झूठ बोल ले, हमको तो पता है कि तू सच्चा प्रोटिक एसिड नहीं है। सच्चा प्रोटिक एसिड वही है जो खुद की अपनी जेब से निकाल के H+ देता हो। बोरिक एसिड अपनी जेब से H+ नहीं देता है, तो ये सच्चा प्रोटिक एसिड नहीं है। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सबके हाइब्रिडाइजेशन चेक करने, sp3d किस किस का है? ClF3 का अगर आप चेक करोगे, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन खा गया, पीछे बचेंगे 7 में से 3 चले गए, 4, 2 लॉन पेयर बनेंगे, 2 लॉन पेयर बनेंगे, 2 लॉन पेयर बनेंगे, 3 बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, कितना होगा? 5 का sp3d होगा। IF5 का चेक करते हैं, 5 तो बॉन्ड पेयर है, आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 5 फ्लोरीन खा गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 का 1 लॉन पेयर बचेगा, तो 5 + 1 6 बनेंगे, 6 में क्या होगा? sp3d2 होगा। तो डी वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डी वाला ऑप्शन जहाँ भी आए हटा दो, सी वाला तो आएगा, तो ये भी हट गया क्योंकि सी वाला आएगा। इसका हाइब्रिडेशन चेक करते हैं I3- का, I3- को आप ऐसे लिखो I- और I2 साइड एटम ऐसे, ओके। इसको अगर आप चेक करोगे ए वाले को, अब ए को तो चेक करने का कोई मीनिंग नहीं बनता क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में, चलो बी को चेक करते हैं। बी में क्या होगा? इसको ऐसे चेक करोगे I+ और साइड में I2, तो मॉलिक्यूल में देखोगे आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। साइड एटम भी आयोडीन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आयोडीन खा जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 2 लॉन पेयर बचेंगे, 2 लॉन पेयर + 2 बॉन्ड पेयर, टोटल हो गया 4 मतलब
3 हाइब्रिडेशन, इसका तो हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है। हाइब्रिडेशन निकालना बहुत आसान है, पहले आप बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर चेक कर लो, मतलब साइड एटम प्लस उसके लॉन पेयर कैलकुलेट करो, वो हाइब्रिडेशन होता है। तो बी तो नहीं आएगा आंसर में, तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ले देखिए, अब आपको कल इसका PDF 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपना जितना भी था ना उसका 10% काम हो चुका है। जितना अपन टारगेट लेके चले कि 5000 क्वेश्चन अपने को करने, तो उसका 10% काम यानी 500 क्वेश्चन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है। आपको कल ये PDF जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना है और सर्च करना है @NEET JEE 23। ये सर्च करोगे तो मेरा खुद का फोटो लगाएगा, आप उसको कर देना। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालना है, बिल्कुल निकालना है। तो आपको पता है सबसे पहले हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। इसको आप बोलोगे हमें डाटा याद नहीं, डाटा याद नहीं रखना है, हाइब्रिडेशन से चेक करना है। इसका हाइब्रिडेशन अगर निकालोगे, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, 4 बच गए, 4 में से 4 ऑक्सीजन खा गया, कुछ बचा नहीं पीछे, तो लॉन पेयर इसमें होगा नहीं। मॉलिक्यूल में 2 साइड एटम है तो हाइब्रिडेशन होगा 2 का, क्या हो सकता है? sp। अब आप बॉन्ड एंगल देखते हो ना, सबसे ज़्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होता है। तो sp है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ कौन सा? 180 वाला, तो फर्स्ट का होगा C। ओके, ठीक है। वैसे आपको पता है sp का बॉन्ड एंगल 180 होता है, आपको पता है। इसका 120 होता है और इसका 109 डिग्री ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? पता है आपको। अब अगर आप चेक करो NO2-1 का अगर बॉन्ड एंगल चेक करो, तो इसका हाइब्रिडेशन चेक करते हैं पहले। हाइब्रिडेशन इसका चेक करना चाहिए। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव की वजह से एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 ऑक्सीजन खा गया, पीछे बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, एक लॉन पेयर बन जाएगा उसका। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो ना? मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब उसके वैलेंस शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ऑक्सीजन खा गया। ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन खाता है, एक ऑक्सीजन। और कोई हैलोजन होते हैं वो जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो एक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन खाता है। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया नेगेटिव का, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा भैया? 6 इलेक्ट्रॉन में होगा आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑक्सीजन खा गया, बच गया एक लॉन पेयर। एक लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 हो गए। 3 में हाइब्रिडेशन होगा sp2। sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो सेकंड का होगा A। अरे बाबा रे, सेकंड का A नहीं आ रहा है। चलिए, किसी ऑप्शन में नहीं है सेकंड का A है, बट फर्स्ट का D आ रहा है, फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, अभी गलत नहीं है। चलिए इसका चेक करते हैं। इसका भी क्या होगा? sp2 होगा, लेकिन एक लॉन पेयर होगा। लॉन पेयर नहीं होगा, इसमें एक पूरा लॉन पेयर था, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑक्सीजन खा गया, पीछे बचा एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर नहीं बनेगा, बस एक रेडिकल बन जाएगा। दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो क्या होगा? चेक करने अगर बैठोगे आप, तो इस फोर्थ वाले का भी चेक करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? नाइट्रोजन वाले के पास में क्या थे? नाइट्रोजन वाले के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खा गया, पीछे कुछ बचा नहीं, तो इसका भी हाइब्रिडेशन हो गया sp2 लॉन पेयर। अब आप देखो, तीनों के जब हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तब आप देखते हैं बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 लॉन पेयर। पहले वाले में पूरा लॉन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा NO2-2 का, ठीक है। NO2-2 का सबसे कम होगा बॉन्ड एंगल। उसके बाद में NO2 के पास में एक आधा लॉन पेयर है, तो इसका बॉन्ड एंगल भी कम होगा, बट जिसके पूरा था उससे ज़्यादा होगा। और अगर आप NO3- की बात करेंगे तो इसके पास में लॉन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो NO3- का बॉन्ड एंगल कितना होगा? 134 डिग्री। फोर्थ का D होगा। फोर्थ का क्या होगा? अब आप इसको मैच कीजिए, लॉन पेयर ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल कम होगा, तो NO2- का बॉन्ड एंगल यहाँ पे सबसे कम होगा, यानी कि NO2- का बॉन्ड एंगल होगा 118 डिग्री। तो सेकंड का आ जाएगा आपके पास में B ऑप्शन। ओके, आगे आंसर 500 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए आपको बता दिया। पहले आप हाइब्रिडेशन निकालो। आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकालने का सबसे तरीका बेस्ट यही बता रखा है। पहले हाइब्रिडेशन निकालो, जिसका हाइब्रिडेशन sp है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, वो खत्म हो गई बात। फिर आपने देखा तीनों हाइब्रिडेशन में sp2 है,
तो आप देखोगे जिसके पास लॉन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, जिसके पास लॉन पेयर कम होंगे उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 501 से। कल आपको PDF मिल जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो 9680 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे पता है @DRX फिर @RAAHUL। बट इंस्टाग्राम का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम पे PDF शेयर नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर सकता, कैसे करते हैं पता नहीं मुझे। व्हाट्सएप कर देना या टेलीग्राम से ले लेना।